उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किसी साधु संत फकीर के ऊपर एक साथ 81 मुकदमे दर्ज करके एक और नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। बाबा रामदेव के साथ आतंकवादी और अपराधी जैसा सलूक किया जाता है, और वह इसलिए क्योंकि हमने खानदान के पाप गुनाहों को बेपर्दा कर दिया। हमारे ऊपर 3-4 बड़े संगीन आरोप लगाए गए, और उस पूरे परिप्रेक्ष्य में एक साथ शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी व्यक्ति या संस्था के ऊपर 81 केस दर्ज किए गए। सबसे पहला अवैध कब्जा, दूसरा अवैध संपत्ति, नाजायज संपत्ति, तीसरा स्टैंप ड्यूटी की चोरी, और चौथा जिस काम के लिए हमको जमीन दी गई थी उसका वायलेशन, जमीन का दुरुपयोग। मैं मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री और जिनकी शह पर उन्होंने ये पाप किया उस शीर्ष नेतृत्व को चुनौती देकर के कहना चाहता हूं कि अकेले अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब झूठ मत बोलो, झूठे आरोप मत लगाओ। हिम्मत है तो मेरे साथ आकर के संयुक्त प्रेस वार्ता करो, और उनके सारे सिपह सलाहकार, उनके सारी कैबिनेट और उनके सारे सचिव एक तरफ होंगे और अकेला बाबा रामदेव एक तरफ। 1 इंच भी जमीन पर हमने अवैध कब्जा नहीं किया हुआ है, 1 रुपए भी हमने स्टैंप ड्यूटी चोरी नहीं की हुई है, और 1 रुपए की भी हमने कोई नाजायज संपत्ति नहीं अर्जित की हुई है। देश के लोग हंस रहे हैं, उत्तराखंड में सरकार, केंद्र में सरकार, और कह रहे हैं कि बाबा ने अवैध कब्जा कर लिया। पहले तो शर्मनाक काम किया कि एक मुख्यमंत्री होकर के बिना ही जांच पड़ताल के एक प्रवक्ता की तरह बैठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और बाबा जी को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। मैं सभी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये तो बता दो कि जब मुंबई के हाई कोर्ट से दुम दबा के भागे थे तो वो कौन सा ऐसा पाप किया था कि जिससे कि रातों रात जजी का पद छोड़ना पड़ा, और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर के क्या संदेश, और वो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। यदि हमने 1 इंच भी गैर कानूनी कोई काम किया हो, गैर कानूनन तरीके से जमीन पर कब्जा किया हो, तो मुख्यमंत्री स्वयं आकर के और उस कब्जे को हटाएं और सारी दुनिया को बताएं। यदि वहां कोई निर्माण हो रखा है तो उसके ऊपर बुलडोजर चलाएं। 1 इंच भी, एकड़ों की तो बात दूर की है। और हमने यदि कोई अवैध संपत्ति अर्जित की है तो छापे डालें। हमने कोई अवैध जमीन इकट्ठी कर रखी है तो उसके ऊपर सरकारी कब्जा कर लें, लेकिन झूठ तो ना बोले। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है, वो एक पार्टी का नहीं होता, पूरा प्रदेश का होता है। पतंजलि योगपीठ योग, आयुर्वेद और वैदिक ज्ञान को लेकर के, स्वदेशी के अभियान और स्वाभिमान को लेकर के जो काम कर रहा है, उसका यदि तुम साथ नहीं दे सकते, उसको प्रोत्साहन नहीं दे सकते, उसको आदर नहीं दे सकते, सम्मान नहीं दे सकते, तो अपमान तो मत करो। कांग्रेस लोगों के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां और मुंह पर ताले लगा करके लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है। वैसे भी ये नंगा नाच मुश्किल से 6 महीने चलने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में इनकी महापराजय होने वाली है, और लोकसभा में तो 100 से भी कम सीटों पर सिमट जाने वाली है। अपनी हार से इतनी बौखला गई है कि उनको बाबा रामदेव और मोदी सपने में दिखाई देते हैं।
सामाजिक आध्यात्मिक रूप से बाबा रामदेव, राजनीतिक रूप से नरेंद्र मोदी। कहां मोदी का राजनीतिक रूप से एक हिमालय जैसा व्यक्तित्व और उसके सामने कहां एक चींटी जैसा अदना सा व्यक्तित्व। और जो घोटाले किए हैं वो पाप अब उसके आड़े आ रहे हैं। अपना अस्तित्व बचाना चाहती है तो किसी पर लांछन ना लगाए, बेगुनाह लोगों को सताए नहीं, अविवेकपूर्ण मूर्खतापूर्ण निर्णय ना ले, वो काम करे जो किसी भी एक जिम्मेदार सरकार को करना चाहिए। अपनी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारियां निभाते हुए उसको झूठ बोलने से बाज आना चाहिए। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी को लेकर के जो काम पतंजलि योगपीठ ने किया, सरकारों ने पिछले 67 सालों में वो काम नहीं किया। उत्तराखंड में त्रासदी आई, हजारों करोड़ रुपए कहां गए आज तक सरकार बता नहीं सकती। मैंने एक दिन प्रश्न पूछ लिया तो केंद्र के मंत्री बौखला गए और गाली गलौज पर उतर आए। मैंने कहा भैया, जो हजारों करोड़ रुपए उत्तराखंड के आपदा पीड़ितों के लिए आया था उसका उपयोग कहां किया? हमने पतंजलि सेवाश्रम खोल करके 100 से ज्यादा वो बच्चे जो खच्चर चलाने वालों के, तो पुजारियों के थे, उनकी सेवा शुरू कर दी है पतंजलि सेवाश्रम में। जोशी वही दुराचारी व्यक्ति है और 2 साल से पतंजलि योगपीठ के भी तरह तरह से उसको षड्यंत्र करके बदनाम करने के काम में उसको लगाया हुआ था। इसका मतलब इनके पापों से ये खुद तो बेनकाब हो ही रहे हैं, लेकिन ऐसे दुराचारी व्यभिचारी व्यक्तियों के द्वारा देश के सम्मान, स्वाभिमान और सेवा के काम में लगे लोगों को सताने का भी काम कर रहे हैं। मुझे लगता है अपने पूरे चाल चरित्र चेहरे पर फिर से विचार करना चाहिए कि किस तरह से वो अपराधी, दुराचारी और व्यभिचारी किस्म के लोगों से घिरी हुई है। ये जो आईएएस अधिकारी जिस जोशी का हम नाम ले रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक बहुत बदनाम किस्म का आईएएस ऑफिसर है और इसको इसके किए की कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। मैं कहूंगा फिर से कि मैं खुली चुनौती देता हूं, आकर के संयुक्त प्रेस वार्ता करें और ये जो 81 केस उन्होंने जो झूठे इल्जाम लगाए हैं, आप एक सोची साजिश के तहत कि एक ठेका ले रखा है, ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को पूरे देश के सामने मीडिया को भी बेनकाब करना चाहिए, जो खुद चरित्रहीन है, चरित्रहीन लोगों को संरक्षण देता है और जो अध्यात्मवादी राष्ट्रवादी लोग हैं उनको अपराधी और आतंकवादी बताने पर तुला हुआ। हम 20 साल से सार्वजनिक तौर पर वो काम कर रहे हैं जो किसी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संगठन ने नहीं किया था और पूरी दुनिया के सामने हमारा काम है। अब तक पहले भी हम पर स्टैंप ड्यूटी चोरी के आरोप लगा चुके, उसमें ये मुंह की खा चुके हैं। पहले भी ट्रस्ट के ऊपर जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहा है, करोड़ों लोगों के आरोग्य से लेकर के उनके जीवन निर्माण से लेकर के जो पतंजलि योगपीठ ने काम किया वो किसी से छुपा नहीं है। उस ट्रस्ट के ऊपर पहले भी इन्होंने कहा था कि इन्होंने जो है इनकम टैक्स नहीं दिया। हमारे दान को इनकम टैक्स बता करके जो पूरे देश में हमको बदनाम करने की कोशिश की, उसमें मुंह की खा चुके हैं। तो हमारे ऊपर जितने भी आरोप लगाए वो सारे आरोप इनके झूठे साबित हुए अभी तक। आप सोचिए, एक फकीर एक वजीर के सामने आमने सामने की लड़ाई लड़ रहा है और उसमें हर कदम पर सरकार को मुंह की खानी पड़ रही है और हम पूरे गौरव और सम्मान और स्वाभिमान के साथ सीना ताने खड़े हैं। हमने कोई गुनाह नहीं किया और आज मैं कह रहा हूं, 1 इंच कोई अवैध कब्जा नहीं किया हमने, 1 रुपए की कोई टैक्स की चोरी नहीं की हमने, एक रुपए भी हमने कोई स्टैंप ड्यूटी की चोरी नहीं की और 1 इंच भी कोई अवैध जमीन हमारे पास में नहीं है, कोई कब्जा नहीं है और कोई अवैध संपत्ति नहीं है। और वो सब पूरे देश में एक बदनाम करने के लिए बस समस्या ये होती है, पहले वो हमको बदनाम करते हैं तो फ्रंट पेज पर छपते हैं और हम जब स्पष्टीकरण देते हैं तो लास्ट पेज पर छपते हैं। उनका मकसद पूरा हो जाता है कि इस देश में अभी भी बहुत से अनपढ़ लोग हैं, बहुत से गांव के लोग हैं, उन तक बात पहुंच नहीं पाती और वो
अपने मकसद में कम से कम बदनाम करने में तो कामयाब पहले दृष्टया हो ही जाते हैं, बाद में सफाई देते रहो। ये सरकारों का काम नहीं है कि किसी भी संस्थान या संगठन को इस तरह से बेवजह बदनाम करना, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाना। इसी तरह से पत्रकारिता में भी एक बहुत बदनाम व्यक्ति जो दुनिया में तहलका करता था, उसने खुद एक बहुत बड़ा तहलका कर दिया। तहलका के प्रथम पृष्ठ से लेकर के और 5-5, 10-10 पेज की स्टोरी हम पर लिखी गई। ये अवैध कब्जा, ये नाजायज संपत्ति और ये स्टैंप ड्यूटी की चोरी और फिर इसी तरह से चरित्र हनन के तमाम आरोप जो आज विजय बहुगुणा लगा रहे हैं, ये सारे आरोप तो तरुण तेजपाल पहले ही तहलका में लगा चुके हैं। शह पर ही चलने वाला पत्रकार ज्यादा था, अपना स्वतंत्र रूप से काम करने वाला कम, और सबको भी पता है प्रसार भारती का उसको मेंबर बनाया और उससे बाबा रामदेव के खिलाफ पिछले करीब 5 सालों से लगाया हुआ था, लेकिन हमने उसके बारे में आज तक एक शब्द नहीं बोला। लेकिन अब जब उसका असली चेहरा और चरित्र लोगों के सामने आ चुका है, तब मैं कहना चाहूंगा पूरे मीडिया को भी ऐसे दुराचारी व्यभिचारी किस्म के व्यक्तियों का बहिष्कार करना चाहिए और उनको तुरंत गिरफ्तार करके उनके किए की सजा दिलानी चाहिए। आदरणीय अन्ना हजारी जी की आत्मा को पीड़ा कष्ट दे करके, उनके दिल को दुखा करके आदरणीय श्री केजरीवाल जी ने मुझे लगता है ठीक नहीं किया। अपने बुजुर्ग और पिता के रूप में उनको वो मानते हैं, तो कहते हैं वो मेरे पिता तुल्य और गुरु तुल्य हैं। किसी पिता और गुरु के दिल को ऐसे नहीं दुखाना चाहिए जैसे उन्होंने दुखाया। देखिए, मैंने आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी पर आज तक कोई टिप्पणी नहीं की थी। मैंने नो कमेंट्स करके टाल दिया था बात को, क्योंकि कुछ नेशनलिस्ट लोग भी इनके साथ दुर्भाग्य से जुड़ गए थे। अब इनका आज तक यही नहीं पता लगा ये राइटिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं या अपॉर्चुनिस्ट हैं। तो इसलिए हमको जब इनके बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए हमने कहा भाई इनसे दूर से ही नमस्ते अच्छी। तो आज तक हम नो कमेंट्स कह करके टाल देते थे, लेकिन आज जो चीजें सामने आ रही हैं उससे साफ दिख रहा है कि संदेह गहरा ही नहीं है, दाल में काला हो गया। ऐसे में केजरीवाल जी यदि अपनी साख बचाना चाहते हैं तो ये तो 8 लोगों का स्टिंग ऑपरेशन हुआ है ना, बाकी का जिनका नहीं हुआ है उनकी भी जांच करके जरा साफ साफ बता दें, क्योंकि दूसरों की जांच तो 2 दिन में चाहते हैं और अपने यहां पर दागी लोगों को उन्होंने टिकट दिए हुए हैं और भी मैं कहना नहीं चाहता। तो ऐसे में पूरे देश की राजनीति की सफाई करने वालों को झाड़ू पहले अपने घर में लगानी चाहिए।